दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, दिल्ली सल्तनत शासन व्यवस्था, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठों के उत्कर्ष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें सबसे पहले हम अरबों के आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया था। तो किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। दोस्तों अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासन था और इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई थी। सिंध विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले धार्मिक कर जजिया कर लगाया था और अरब आक्रमण के विषय में महत्वपूर्ण सूचना चचनामा और याहया अल बलथूरी कृत किताब फुतूहल बलदान से मिलती है। तो देखिए, अरब आक्रमण के विषय में जो जानकारी है वो चचनामा और किताब फुतूह अल बलदान से मिलती है। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। आइए महमूद गजनवी के बारे में जानते हैं, जिसने 998 से 1030 ईस्वी तक अपना शासन किया था। दोस्तों 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की और 977 ईस्वी में अलप्तगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में शासक बना और बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला यानी साम्राज्य की दक्षिणी भुजा और अमीन उल मिल्लाह यानी धर्म संरक्षक की उपाधि प्रदान की। तो महमूद गजनवी की उपाधियां थीं जो बगदाद के खलीफा द्वारा दी गई थीं, यामीन उद दौला और अमीन उल मिल्लाह। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन की लोलुपता थी। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा और बुतशिकन यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला या फिर मूर्ति भंजक कहा गया है और इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था, जिस समय वहां का शासक भीम प्रथम था। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। अलबरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था और इसका जन्म दोस्तों 973 ईस्वी में ख्वारिज्म जो कि वर्तमान खीवा में हुआ था। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया और उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक किताबुल हिंद है, जो कि तत्कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके बाद आइए जानते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। इसका शासनकाल 1175 से 1206 ईस्वी तक रहा। दोस्तों मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन गोर प्रांत का शासक था। वह संसबनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति के मुसलमान शासक थे। 1178 में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राजदूती ने अपनी योग्य और साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट गोरी को परास्त किया था। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों मध्यकाल के महत्वपूर्ण भाग सल्तनत काल के बारे में, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें सबसे पहले गुलाम वंश का शासन रहा। देखिए 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम या ममलूक वंश की स्थापना की।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों में देने वाला और कुरान ख्वां भी कहा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुबत्तुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसको आगे चलकर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान के खेल, जो कि आधुनिक पोलो की तरह की एक खेल था, इसमें घोड़े से गिरने पर 1210 ईस्वी में हुई और उसे लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने केवल 8 महीने शासन किया। अगला शासक महत्वपूर्ण शासक रहा इल्तुतमिश, जिसने 1211 से 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके सल्तनत की गद्दी प्राप्त की थी। कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जबकि इल्तुतमिश को दिल्ली में सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। मोहम्मद गोरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था और 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान कर दी थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा दोस्तों इल्तुतमिश के लिए और सुल्तान की उपाधि के साथ ही उसके शासन को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी बगदाद के खलीफा ने। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी, जिसको तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण चांदी का टंका, जो कि 175 ग्रेन का था, और तांबे का जीतल आरंभ किया और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। दोस्तों, इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया और रुकनुद्दीन को जनसमूह द्वारा अपदस्थ करके रजिया को सुल्तान बनाया गया और रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली के जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रजिया जो है मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका होने का गौरव इसको मिला। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुबा यानी कोट और कुलाह यानी टोपी धारण कर शासन का कार्य स्वयं संभाला। मिनहाज ए सिराज, इसने तबकात ए नासरी का लेखक जो है, इसके अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था और रजिया के विरुद्ध तबर हिंद यानी भटिंडा का इक्तेदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया था और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर तुर्की सरदारों के विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। दोस्तों, रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जिसकी हत्या 1242 में कर दी गई और बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना, जो कि 1242 से 1246 तक शासन करा। 1246 में बलवन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ करके नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया और नसीरुद्दीन महमूद जो है दोस्तों, इसी को समर्पित है मिनहाज ए सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी। दोस्तों, 1249 में बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया और नसीरुद्दीन ने बलवन को उलूग खां की उपाधि और नायब ए मामलिकात का पद दिया था। अब आइए देखते हैं गयासुद्दीन बलवन का शासनकाल, जो कि 1266 से 1287 तक रहा।
बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। वह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई थी और बलबन ने राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी नियामत एक खुदाई माना था। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले अल्लाह यानी जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की और बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की, जो मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी यानी फारसी त्यौहार नौरोज मनाने की प्रथा शुरू की। दोस्तों, अमीर खुसरो को भारत का तोता या तूतिए हिंद और अमीर हसन ए दहलवी को भारत का सादी कहा जाता था, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानते हैं दोस्तों। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। उसके बाद अल्पकाल के लिए क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और इसी के द्वारा खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। खिलजी वंश दोस्तों, इस खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा और गुलाम वंश के पतन के बाद 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। अब आता है महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी और गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद ए मुमालिक होता था। इसके अंतर्गत अनेक बरीद यानी संदेशवाहक और हरकारा होते थे। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की और अलाउद्दीन ने सीरी का किला, हजार खंभा महल, हौज ए खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी जिसे वो नकद वेतन देता था और अलाउद्दीन ने ही सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ करवाई थी। दोस्तों, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया और अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमि कर यानी खराज के रूप में लिया। अलाउद्दीन ने लूट का धन जो कि खम्स कहलाता था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 भाग कर दिया। और दोस्तों, इब्न बतूता ने रहला, इसामी ने फुतुहात ए साल 3 और अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह की रचना की थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। देखिए सल्तनत कालीन प्रमुख कर, तो इसमें देखिए जजिया कर था जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। जक़ात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स जो था वो युद्ध में लूट से प्राप्त धन होता था और खराज गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया और अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना था। और अब आइए खिलजी वंश के बाद देखिए महत्वपूर्ण तुगलक वंश का शासन जो 1320 से 1412 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया, इसने गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक या इसका नाम गाजी मलिक तुगलक था। दोस्तों, इसने तुगलकाबाद नामक शहर का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक जो सुल्तान था और निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए और औलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दूरस्त यानी दिल्ली हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था।
इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से 1351 ये दिल्ली का सुल्तान बना और मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित करवाया और दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कि कृषि से संबंधित था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। मोरक्को यात्री निवासी इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था और इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताबुल रहला नाम से लिखा था। दोस्तों, जैन धर्माचार्य जिन प्रभुसूर जैसे अनेक विद्वान संतों को मोहम्मद बिन तुगलक ने संरक्षण दिया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्यौहार होली में शामिल होता था और मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाओं में दोआब कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन जो कि दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन और खुरासान और कराचिल अभियान था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक सुल्तान बना। आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर जो कि जौना खां की स्मृति में उसने नए नगर बसाए और अनेक नहरें भी बनवाईं। उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया और सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। हबे सर्व यानी सिंचाई कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था। इसने दासों की देखभाल के लिए पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना की और इसने जियाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीफ को संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अत्था और बिख नामक सिक्के जारी किए जो तांबे और कांसे से निर्मित थे और फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट करके उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अजीजुद्दीन खालिद द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया और नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों देखिए, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। अब आइए सैयद वंश के बारे में जानते हैं। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक इसका शासन रहा। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था और देखिए, खिज्र खां को तैमूर ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहा और खिज्र खां के उपरांत मुबारक शाह जो कि 1421 से 1434 तक शासक बना। इसने तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। सैयद वंश के बाद दोस्तों देखिए, लोदी वंश आता है 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोदी जिसका शासनकाल दोस्तों 1451 से 1489 था। ये लोदी वंश की स्थापना इसने 1451 में की थी और इसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलूल लोदी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी था जो कि लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। दोस्तों, लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक सिकंदर लोदी था। इसने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी प्रारंभ किया और सिकंदर लोदी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरहंगी सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई और सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 में की थी। दोस्तों, मोठ मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ
वह मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है। इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में हुए खतौली के युद्ध में पराजित किया था और अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से उसका युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और लोदियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब आइए दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुल्तान की पदवी का आरंभ जो है तुर्की शासकों द्वारा किया गया और महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। केंद्रीय शासन का प्रधान जो है सुल्तान होता था और सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। आइए दिल्ली सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापकों के बारे में जानते हैं। दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, इसका संस्थापक बलबन था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने वकूफ़ व्यय विभाग था, जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने स्थापित किया और दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। इसके अलावा दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग था जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, दीवाने रसालत विदेश विभाग था और बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। आइए देखते हैं सल्तनत काल की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। किताबुल हिंद अथवा तहकीक हिंद, अलबरूनी इसका लेखक था। शाहनामा जो कि राजाओं की वंशावली है, फिरदौसी ने लिखा। तबकात ए नासरी की रचना मिनहाज ए सिराज ने की। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। रहला इब्न बतूता की रचना है और किताबुल यामिनी उतबी की रचना है। खजाइन उल फतूह और तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा और श्री कृष्ण विजय मालाधर बसु की रचना है। अब आइए दोस्तों, मध्यकालीन जो है भारत के विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत में था उसके बारे में जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी और उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया था। कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। दोस्तों, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज्य स्थापनाचार्य आदि की उपाधियां धारण की और कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम और तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथों की रचना की थी। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तालीकोटा जिसको राक्षस तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है, ये 23 जनवरी 1565 को हुआ था जिसमें विजयनगर की पराजय हुई थी। आइए देखते हैं विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में। निकोलो कोंटी ये इटली का निवासी था, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। अब्दुल रज्जाक फारस का निवासी था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल का था, ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। और नोनीज दोस्तों ये पुर्तगाल निवासी था, अच्युत राय के समय में भारत आया था। आइए देखते हैं दोस्तों बहमनी साम्राज्य के बारे में। देखिए, जफर खां जिसको हसन गंगू कहा जाता है 1347 से 1358 तक, इसने एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसका नाम एहसानाबाद कर दिया था। आइए देखते हैं दोस्तों प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में। बीजापुर राज्य की जो है, बीजापुर राज्य में आदिल शाही वंश का शासन था और इसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में की थी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासन था, मलिक अहमद संस्थापक था। 1490 ईस्वी में इसने निजाम शाही वंश की स्थापना की। बरार में बरार राज्य ये यहाँ पर इमाद शाही वंश था और फतहुल्लाह इमाद शाह ने 1484 में
स्थापना की थी। और देखिए दोस्तों, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश का शासन था। कुली कुतुब शाह ने 1518 ईस्वी में कुतुब शाही वंश की स्थापना की। और बीदर में बरीद शाही वंश, अमीर अली बरीद ने 1526 ईस्वी में जो है वरीद शाही वंश की स्थापना की थी। देखिए, उत्तर भारत में कश्मीर का शासन देख लेते हैं। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाम मीर था। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन अल आबदीन नाम से सिंहासन पर बैठा। और जैन उल आबदीन दोस्तों धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिसके कारण इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। एक राज्य महत्वपूर्ण रहा जौनपुर। दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा मलिक सरवर ने जौनपुर में दोस्तों स्वतंत्र सरकी राजवंश की नींव डाली। और साहित्य और स्थापत्य कला में उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था। इब्राहिम शाह ने 1408 ईस्वी में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। और हुसैन शाह सरकी इस वंश का अंतिम शासक था। मालवा के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। और मांडू के किले का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर और रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने करवाया था। दिलावर खां, जिसका नाम हुसैन खां गोरी था, 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित करते वहाँ का स्वतंत्र शासक बन गया था। अब आइए देखते हैं, मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मेवाड़ राज्य के बारे में जानते हैं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ में गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सेन को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बाद में गुहिलौत राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। दोस्तों, राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और देखिए, खानवा का युद्ध जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। आइए अब देखते हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का वास्तविक विकास 7वीं तथा 12वीं सदी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार और 63 नैनार संतों के द्वारा किया गया। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। और इस पर एक दोहा भी है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। देखिए दोस्तों, भक्ति आंदोलन के जो उत्तर भारत में लाने वाले रामानंद, इनका जन्म 1299 में प्रयाग में, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। और इन्होंने प्रयाग और वाराणसी में शिक्षा प्राप्त किया। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों में पद्मावती और सुरसर महिलाएं थीं। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार, सेना नाई, पीपा राजपूत थे। अब आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो है ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के कवि कबीर के बारे में। दोस्तों, निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। और बीजक कबीर के उपदेशों का संकलन है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी, जो कि आधुनिक ननकाना साहब में हुआ था। और गुरु नानक, इनका समयकाल 1469 से 1539, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। मीराबाई दोस्तों, मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थीं। और मीराबाई का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की थी: बरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठ। तुलसीदास दोस्तों, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ था। और तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे थे, जिनमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। संत नामदेव दोस्तों, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके गुरु विशोबा खेचर या खेचरनाथ थे। तो नामदेव महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण भक्त संत थे। दोस्तों, नामदेव बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे।
आइए संत रैदास के बारे में जानते हैं। रैदास चमार जाति के थे और काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल दोस्तों, इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। ये धुनिया जाति के थे और दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने निपख नामक आंदोलन चलाया था। भक्ति आंदोलन के बाद आइए सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों, सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। और 14 सिलसिलों या रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी तथा सत्तारिया सिलसिला सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। अब आइए प्रमुख सिलसिलों के बारे में जानते हैं। चिश्ती सिलसिला दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली और शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन दहलवी थे। आइए प्रमुख सूफी सिलसिले और उनके संस्थापकों के बारे में जानते हैं। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी संप्रदाय अब्दुल नजीब अल सुहरावर्दी थे। कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सत्तारी सिलसिले का संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तारी। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक बदरुद्दीन और नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा बाकी बिल्लाह थे। आइए देखते हैं प्रमुख सूफी संत और उनकी उपाधियाँ। तो देखिए दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कुतुब उल आफ्ताब की उपाधि थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि मिली थी। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया की उपाधि दी गई थी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईना ए हिंद और शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दहलवी कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती को शेखुल हिंद और अब्दुल कादिर जिलानी को पीरान पीर और महबूब सुभानी, और देखिए शेख अहमद सर हिंदी को दोस्तों मुजद्दिद आलिफ सानी कहा जाता था। अब आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए दोस्तों, बाबर ने भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया और बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी रहा। दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों को देख लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजेता रहा। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ, मिदनी राय और बाबर के बीच, इसमें भी बाबर विजयी रहा। और घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को हुआ, अफगान और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो ये बाबर के प्रमुख युद्ध रहे और इनका क्रम भी पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये युद्धों का क्रम है। इसके अलावा चौसा का युद्ध था दोस्तों 26 जून 1539 को शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर खां विजयी रहा और शेर खां यही शेर शाह सूरी है। और बिलग्राम का युद्ध दोस्तों, ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध था शेर खां और हुमायूं के बीच, इसमें भी शेर खां विजयी रहा था। दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी यानी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी और बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद खान खानन ने किया। इस कार्य में पायंदा खान ने भी सहयोग किया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी और बाद में उसकी पूर्व इच्छा के अनुसार काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफनाया गया था। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा और इसका शासनकाल 2 भागों में है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। दोस्तों, 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी
और देखिए इसके बाद हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी का शासनकाल आता है 1540 से 1545। मध्यकाल में भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेर शाह सूरी ने की थी। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था और दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। बिलग्राम युद्ध के पश्चात शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। दोस्तों रोहतासगढ़ का किला या किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था और शेरशाह का अंतिम युद्ध अभियान 1545 में कालिंजर युद्ध अभियान था। और देखिए शेरशाह के बाद जो है अकबर या शेरशाह के बाद फिर पुनः जो है हुमायूं का शासन आया था। देखिए इसके बाद अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी रहा। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। अकबर ने दोस्तों 1562 में दास प्रथा का अंत किया, 1562 में ही पर्दा प्रथा का अंत किया, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की और 1564 में जजिया कर की समाप्ति की। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में और मजहर की घोषणा 1579 में की। दीन ए इलाही की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक नए धर्म के रूप में अकबर ने 1582 में की और इलाही संबत की शुरुआत 1583 में हुई। तो ये जो दोस्तों इतिहास के अंतर्गत ये जो सन है महत्वपूर्ण अकबर द्वारा किए गए कार्यों के, ये पूछे जाते हैं। इसमें दास प्रथा का अंत 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 और 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। अकबर के बारे में जानते हैं दोस्तों। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उसके संरक्षक बैरम खां द्वारा ईंटों के सिंहासन पर किया गया और 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था और अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व क्षेत्र दहसाला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे और अकबर ने तानसेन को कंठा भरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे था। दोस्तों अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद, दसवंत और बसावन थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासन का प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। दोस्तों अकबर के समय काल में फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। और एक प्रश्न आता है कि अकबर किसके समकालीन था, तो रानी एलिजाबेथ प्रथम जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके समकालीन था। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ईस्वी में पेचिश रोग से हो गई थी। अब देखिए अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर, जिसका शासनकाल 1605 से 1627 है। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर जो कि सलीम था मूल नाम, इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर जयपुर के राजा भारमल की पुत्री मरियन उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। और खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और विवाह के उपरांत जहांगीर ने उसे नूरजहां की उपाधि दी थी। और देखिए एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण दोस्तों नूरजहां ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और सबसे पहले इसी इमारत में पित्रा या जड़ाऊ का काम किया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया और जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों जहांगीर का जो शासनकाल है वो चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है और जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा था। आइए प्रमुख स्थापत्य के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आगरा फोर्ट या आगरा किले की स्थापना अकबर ने 1565 से 1573 ईस्वी के बीच करवाया।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 से 1585 के दौरान। ताजमहल, इसकी स्थापना शाहजहां ने, जो कि 1631 से 1648 के बीच में बना। जामा मस्जिद दिल्ली का, शाहजहां ने इसका निर्माण 1650 से 1656 ईस्वी के बीच करवाया। लाल किला शाहजहां द्वारा निर्माण करवाया गया 1638 से 1648 में। और बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान इसको बनवाया गया था। दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो था। जहांगीर के बाद देखिए शाहजहां 1628 से 1658 इसका शासनकाल रहा। शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। देखिए 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ और अर्जुमंद बानो बेगम कालांतर में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में शाहजहां ने उसकी कब्र पर ताजमहल, जिसका निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी था, इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध शाही सेना और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें शाही सेना की पराजय हुई थी। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें दारा की पराजय हुई थी। और दारा सिकोह ने सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। और देखिए शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को हुई थी। आइए देख लेते हैं दोस्तों मुगल कालीन प्रमुख पुस्तकों के बारे में, क्योंकि मुगल कालीन कला साहित्य से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तुझके बाबरी या बाबरनामा, इसका लेखक बाबर था, तुर्की भाषा में। तारीख़ रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने फारसी में इसका जो है रचना की थी। हुमायूं नामा का रचनाकार गुलबदन बेगम थी, फारसी भाषा में। तारीख़ सलातीन अफ़गान अहमद यादगार ने फारसी भाषा में इसकी रचना की। हबीब उस सियार एवं कानूनी ए हुमायूनी खोंदमीर की रचना है फारसी भाषा में। तारीख़ शेर शाही और तोहफ़ा अकबर शाही अब्बास खां सरवानी ने फारसी भाषा में इसकी रचना की। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में। और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद द्वारा फारसी भाषा में रचना की गई। और देखिए दोस्तों, इकबाल ए जहांगीरी, इकबालनामा ए जहांगीरी मोतमिंद खां द्वारा फारसी में। तज़किरातुल वाक़ात जौहर अफ्ताबची द्वारा फारसी में। और वाक़यात ए मुस्ताकी रिज़कुल्लाह मुस्ताकी द्वारा फारसी भाषा में इसका जो है लेखन कार्य किया गया। औरंगजेब, शाहजहां के बाद दोस्तों औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। मोईउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था। और औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राज्याभिषेक करवाया और दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में करवाया। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। और औरंगजेब वीणा नामक वाद्य यंत्र बनाने में दक्ष था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया था। और दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु जो थी ये 21 फरवरी या फिर 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। मुगल शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं तो मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। और मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित होता था। इसके अलावा दोस्तों देखिए, मुगलों की सैन्य व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और न्याय विभाग का प्रमुख काजी उल कुजात होता था। अकबर के समय में भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में पोलज, परती, चाचर और बंजर के रूप में विभाजित किया गया था। प्रमुख मुगल बादशाह और उनके मकबरों के बारे में जान लेते हैं। बाबर का मकबरा काबुल में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अकबर का आगरा सिकंदरा में। जहांगीर का शाहदरा लाहौर में। शाहजहां का मकबरा आगरा में। और औरंगजेब का दौलताबाद औरंगाबाद में है। दोस्तों, मुगलों के समय में ही मराठों का शासनकाल और मराठों का उत्कर्ष हुआ। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था।
शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने दोस्तों मुगलों के प्रतिनिधि राजा जय सिंह के साथ जून 1665 में पुरंदर की संधि की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है और शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया और मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद होती थी। अष्टप्रधान के बारे में महत्वपूर्ण जो पद थे उनके बारे में जानते हैं। पेशवा दोस्तों राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री था। वकीया नवीस या मंत्री जो होते थे राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करता था। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाता था। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो ये अष्ट जो प्रधान होते थे ये उनके पद और जो कार्य हैं उनके बारे में। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था जिसने 1680 से 1689 तक शासन किया। राजाराम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजाराम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रखा और राजाराम ने संभाजी के पुत्र शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई तो राजाराम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा और शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। दोस्तों देखिए चौथ और सरदेशमुखी भूमि कर यानी राजकीय आय के प्रमुख स्रोत थे। आइए अब देख लेते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो मराठा शासन में पेशवा का पद होता था उसके बारे में। तो बालाजी विश्वनाथ ये मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जो समयकाल है 1713 से 1720 है। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ये बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए और 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र और गुजरात पर मराठा आधिपत्य इन्होंने स्थापित किया। और बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे थे। बालाजी बाजीराव का समयकाल 1740 से 1761 था। तो दोस्तों ये था घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान जो सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उसके अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण संकलन। इसके बाद हम घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान में आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं पे समाप्त होता है। इसमें हमने देखिए मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, अरबों का आक्रमण, सल्तनत काल, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये इन सब वंशों के बारे में, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य और भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य, मुगल शासन व्यवस्था और मराठा शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा रिवीजन के लिए और तैयारी के दृष्टिकोण से भी। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।